हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सब। तो आज की हमारी सीरीज़ नंबर 4 जिसमें हम 100 MCQ सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें मोस्टली क्वेश्चन आपके कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के साथ ही साथ गायनेक की हेड रहेगी। तो जिनका भी NHM, CHO, MPNHM या फिर पंजाब CHO, कोई भी CHO और स्टाफ नर्स का आप पेपर दे रहे हो तो ऑल ओवर सभी एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। क्लास में एंड तक जरूर जुड़े रहें। जो भी लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस करके रखें, जिससे आपकी एक भी क्लास और वैकेंसी रिलेटेड नोटिफिकेशन मिस ना हो पाए। तो यहाँ पर आज की क्लास में जो क्वेश्चन ऐड किए गए हैं, जिनका भी पेपर है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। और मैं एक चीज़ बता दूँ कि अभी रिसेंट में फ्राइडे नाइट में आपके लिए जितने भी MP में अभी तक NHM के पेपर हुए हैं वो सभी आपको एक क्लास में पूरे करवा दिए जाएंगे फ्राइडे नाइट में। कब? परसों आपके लिए इवनिंग 7 o'clock to 9 o'clock तक कंटिन्यूस 2 घंटे में पूरे जितने भी पेपर, 2 ऑफिशियल पेपर जो MP NHM ने करवाए थे 2021 में, और इसके पहले जो MP ऑनलाइन के थ्रू स्टाफ नर्स की भर्ती हुई थी वो वाले, और भी जो अदर हैं वो सभी MP के पेपर हम 2 घंटे में सॉल्व करेंगे। के भी जो भी एग्जाम्स में उनको बता दूं, चाहे आपके कोई से भी एग्जाम्स हों, आप सिलेबस उठा के एक बार देख सकते हैं और प्रीवियस पेपर्स भी देख सकते हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन आते रहे हैं एग्जाम में, स्पेशली NHM और CHO में। तो यहाँ पर जो क्लास का आज का फर्स्ट क्वेश्चन है वो है द ग्रेटर डेंजर इन ब्रीच प्रेजेंटेशन। तो ब्रीच प्रेजेंटेशन में सबसे ज़्यादा डर किस चीज़ का रहेगा? कॉर्ड प्रोलैप्स होने का, प्रेसिपिटेट लेबर का, रप्चर ऑफ यूट्रस का, या फिर प्रोलैप्स ऑफ फूट का। तो यहाँ पर जो सबसे डेंजर है ब्रीच प्रेजेंटेशन में वो क्या होगा? तो ब्रीच प्रेजेंटेशन में क्या सबसे डेंजर होता है? वो होता है कॉर्ड का प्रोलैप्स होना। क्या होना? कॉर्ड का प्रोलैप्स होना। हमने जो प्रेजेंटेशन पढ़े हैं वही है। ब्रीच प्रेजेंटेशन में क्या होता है, जो बेबी का बटक्स है वो पहले डिलीवर होते हैं, लेकिन जो सिफेलिक होता है उसमें हेड पहले होता है। वर्टिक्स सिफेलिक्स में हेड पहले डिलीवर होगा। तो ब्रीच प्रेजेंटेशन में बटक्स क्या रहेंगे? डाउन साइड रहते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा डेंजरस चीज़ होने का चांस होता है वो होता है कॉर्ड प्रोलैप्स। कॉर्ड प्रोलैप्स होने के लिए एक पोजीशन एग्जाम में आती है, तो वो कौन सी? वो ट्रेंडलैंडबर्ग पोजीशन। मोस्ट कॉमनली ब्रीच प्रेजेंटेशन में सबसे डेंजर चीज़ है वो क्या है? कॉर्ड प्रोलैप्स। और बहुत ही रेयर केस में जब ब्रीच प्रेजेंटेशन हो तो डॉक्टर नॉर्मल डिलीवरी के लिए क्या करते हैं? प्रेफर करते हैं। प्रेसिपिटेट लेबर का मतलब है कि लेस देन 2 आवर में ही फर्स्ट सेकंड स्टेज है जो क्या हो जाना? क्लियर हो जाना, मतलब बेबी डिलीवर हो जाना। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आने से लेके बेबी डिलीवर होने तक की जो पूरी प्रोसेस है वो 2 घंटे से कम टाइम में भी क्लियर हो जाए। नेक्स्ट है यहाँ पर द सेफेस्ट मेथड ऑफ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर 12 वीक्स। तो 12 वीक के पहले टर्मिनेशन यदि करवाते हैं, मतलब कि अबॉर्शन करवाते हैं, कौन सी मेथड से प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो सकती है? डायलिटेशन एंड क्यूरेटेज, लेमिनेरिया टेंट, सक्शन इवाक्यूएशन, या फिर प्रोस्टाग्लैंडिन। तो यदि प्रेगनेंसी 12 वीक से कम की है तो अबॉर्ट करना उतना जो एज कम्पेयर टू 15 और 20 वीक्स के ठीक रहेगा। जो बेस्ट मेथड होगी वो मेडिकल मैनेजमेंट में प्रोस्टाग्लैंडिन क्या रहेगा? बेस्ट रहेगा और सेफ रहेगी। 12 वीक से कम की प्रेगनेंसी है तो इंडिया में अभी रिसेंट में सुप्रीम कोर्ट ने एक नया नियम लाया है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें आपको पूरा डिटेल में बताऊंगी कि MTP एक्ट में अभी तक 20 वीक की प्रेगनेंसी रखी गई थी अवॉइड करने के लिए, टर्मिनेट के लिए। फिर अमेंडमेंट एक्ट आया तो उसमें कुछ डॉक्टर्स की परमिशन से आप क्या कर सकते हैं? अबॉर्शन करवा सकते हैं यदि बेबी को कोई दिक्कत है तो। फिर अभी थर्ड टाइम जो सुप्रीम कोर्ट ने एक अनाउंसमेंट की है कि इवन 24 वीक की प्रेगनेंसी यदि जो प्रेग्नेंट वुमेन है अनमैरिड है तो 24 वीक की प्रेगनेंसी में डॉक्टर की परमिशन से अबॉर्शन करवा सकती है। नेक्स्ट है यहाँ पर द आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन ऑफ प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा की 2 मेम्ब्रेन होती है कोरियन, दूसरी होती है एमनियन। तो यहाँ पर प्लेसेंटा की आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन कौन सी है? तो वो है क्या? कोरियन। क्या होगी? कोरियन। इनर मोस्ट पूछे तो एमनियन, आउटर मोस्ट पूछे तो कोरियन। नेक्स्ट वन इज विच ड्रग इज एडवाइज टू बी गिवन आफ्टर पेंटावेलेंट वैक्सीनेशन। तो बच्चों में जब
6, 10 एंड 14 वीक्स में जो पेंटावेलेंट वैक्सीन लगता है, कब 6, 10 एंड 14 वीक्स में जो पेंटावेलेंट वैक्सीन लगता है तो उसमें फीवर आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो कौन सी मेडिकेशन दे सकते हैं? कैल्शियम सिरप, पैरासीटामोल, आयरन या फिर डाइजेपाम। पेंटावेलेंट वैक्सीन के बाद बच्चों को जो फीवर आता है उसके लिए हम कौन सी मेडिसिन दे सकते हैं? पैरासीटामोल। एवरी 6 आवर में एटलीस्ट 24 आवर तक आपको बच्चे को देखना है, इससे ज़्यादा कभी भी फीवर नहीं रहता है। तो हर 6 घंटे में आप SOS यदि ज़रूरत हो तो पिला सकते हैं। नेक्स्ट वन इज द चेंजेस दैट अकर्स ड्यूरिंग द सेकेंड ट्राइमेस्टर इन द फीटस आर ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में कब? आफ्टर द 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी के बाद, मतलब कि सेकेंड ट्राइमेस्टर में फीटस के सभी चेंजेस देखने को मिलेंगे किसी एक को छोड़कर। फीटल हार्ट साउंड कैन बी हियर्ड विद द स्टेथोस्कोप, तो बिल्कुल पॉसिबल है सेकेंड ट्राइमेस्टर में। स्केलेटल इज कैल्सिफाइड, तो ये भी सही है। आइज रिमेन क्लोज्ड एंड बॉडी ग्रोथ एक्सेलरेट्स, तो ये भी सही है। लास्ट आता है लाइटनिंग। लाइटनिंग देखने को मिलेगी आपको आफ्टर 36 वीक की प्रेगनेंसी के बाद। इसको वेलकम साइन ऑफ प्रेगनेंसी भी कहा जाता है। लाइटनिंग कब देखने को मिलती है? 3rd ट्राइमेस्टर में, ना कि 2nd में। नेक्स्ट वन इज A woman's serum and urine will test positive for SCG in all of the following condition except। तो यहाँ पर SCG टेस्ट है जो यूरिन और सीरम यदि आपने करवाया है तो SCG सभी में आएगा, पॉजिटिव होगा किसी एक को छोड़कर। प्रेगनेंसी में, एक्टोपिक प्रेगनेंसी में, वेसिकुलर मोल में या फिर पोस्ट हिस्टेरेक्टोमी में। तो आपको यहाँ पर जो SCG हार्मोन है ये जनरली प्रेगनेंसी में ही देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ रेयर केस में जैसे कि वेसिकुलर मोल हो गया, हाइडेटिफॉर्म मोल हो गया, तो इसमें भी SCG हार्मोन का लेवल ज़्यादा रिलीज करता है। तो यहाँ पर भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी में भी और नॉर्मल प्रेगनेंसी में तो देखने को मिलेगा ही। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? पोस्ट हिस्टेरेक्टोमी। हिस्टेरेक्टोमी का मतलब है रिमूवल ऑफ यूट्रस। यूट्रस रिमूव करने के बाद SCG हार्मोन देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट वन इज ट्रांसमिशन ऑफ मैटरनल एंटीबॉडीज टू द अनबॉर्न चाइल्ड थ्रू द प्लेसेंटा इज एन एग्जाम्पल ऑफ। कोई भी एंटीबॉडी या फिर कोई भी चीज़ जो क्या हो, अनबॉर्न बेबी में माँ से प्लेसेंटा के थ्रू बच्चे को मिल जाए तो वो क्या कहलाएगा? एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, ह्यूमोरल इम्यूनिटी या फिर हर्ड इम्यूनिटी। तो यहाँ पर ट्रांसमिशन होता है यदि मैटरनल एंटीबॉडी का अनबॉर्न चाइल्ड में, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा पैसिव इम्यूनिटी, क्योंकि प्लेसेंटा के थ्रू जो भी चीज़ें बच्चे को मिल रही हैं वो किस में आएंगी? पैसिव में। और इम्यूनिटी कौन सी हो गई यहाँ पर? पैसिव इम्यूनिटी। नेक्स्ट वन इज एज पर नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया द मिनिमम एज ऑफ गर्ल्स फॉर मैरिजेज। तो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग भारत में गर्ल्स की मैरिज एज कितनी है? 15 साल, 18 साल, 21 साल या फिर 19 साल। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी जो कि 2000 में आई थी, ईयर 2000 में आई थी, इसके अकॉर्डिंग तो गर्ल्स की मिनिमम एज शादी के लिए कितनी है? 18 ईयर्स। बॉयज़ की 21 और गर्ल्स की 18 ईयर्स। नेक्स्ट वन इज द नॉर्मल क्रोमोसोम कॉम्प्लीमेंट इन मेल्स। तो मेल में पूछा है यहाँ पर कि नॉर्मल क्रोमोसोम कॉम्प्लीमेंट कितना होगा? 45XY, 46XX, 46XY या फिर 46YY। तो यहाँ पर XX क्रोमोसोम होते हैं फीमेल में, XY होते हैं यहाँ पर मेल में। तो यहाँ पर मेल में पूछते हैं यदि क्रोमोसोम, तो जो कॉम्प्लीमेंट क्रोमोसोम होंगे वो कितने होंगे? 46XY। यहाँ पर पेयर में पूछे तो 23 पेयर्स, जिसमें से XY क्या हो जाएंगे? यहाँ पर XY या फिर XX क्या हो जाएंगे? ये कहलाएंगे यहाँ पर जेंडर के अकॉर्डिंग। XY है तो मेल के हैं ये क्रोमोसोम, और XX है तो फीमेल के। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? 46। नेक्स्ट वन इज द हार्मोन इन्वॉल्व इन द फंक्शनिंग ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आर। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की फंक्शनिंग के लिए कौन से हार्मोन है जो हेल्पफुल होंगे? FSH ऑक्सीटोसिन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH टेस्टोस्टेरोन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ऑक्सीटोसिन या फिर टेस्टोस्टेरोन,
फॉलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन एंड टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन तो क्या हो गया, मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन हो गया। फिर यहाँ पर FSH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये दोनों भी ज़रूरत पड़ती है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, FSH, टेस्टोस्टेरोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। नेक्स्ट वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द हार्मोन दैट डू नॉट क्रॉस द प्लेसेंटा। तो कौन से हार्मोन है जो प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर सकते हैं? थायरॉक्सिन एंड स्टेरॉइड्स, इंसुलिन एंड थायरॉक्सिन, इंसुलिन स्टेरॉइड्स, या फिर पैराथार्मोन एंड कैल्सिटोनिन। तो प्लेसेंटा को जो हार्मोन क्रॉस नहीं कर सकते वो है यहाँ पर पैराथार्मोन एंड कैल्सिटोनिन। क्या है? पैराथार्मोन एंड कैल्सिटोनिन हार्मोन है, क्या करते हैं, पैराथार्मोन और कैल्सिटोनिन दोनों क्रॉस नहीं कर सकते। और जो पैराथार्मोन है कौन रिलीज करता है, वो कैल्सिटोनिन प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर सकते हैं, वो है यहाँ पर पैराथार्मोन और कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन को रिलीज करती है थायराइड ग्लैंड, जो कि ब्लड में कैल्शियम लेवल को कम करने का काम करता है, रेगुलेट करता है। और पैराथार्मोन रिलीज कौन करता है, पैराथायरॉइड ग्लैंड। तो यहाँ पर एक क्या करेगा, कैल्सिटोनिन क्या करेगा, कैल्शियम के लेवल को कम करने का काम करेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर, और दोनों हार्मोन ऐसे हैं जो क्या कर सकते हैं, प्लेसेंटा को क्रॉस करके बेबी तक नहीं पहुँच सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, व्हाट इज द स्टडी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन द मेडिकल स्पेशलिटी। मेडिकल स्पेशलिटी में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्टडी क्या कहलाती है, गायनेकोलॉजी, मिडवाइफरी, ऑब्स्टेट्रिक्स, या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर तीन टर्म है, तीनों डिफरेंट हैं थोड़े थोड़े एक दूसरे से। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्टडी कहलाती है गायनेकोलॉजी। मिडवाइफरी का मतलब होगा यहाँ पर, द वर्ड राइज फ्रॉम ओल्ड इंग्लिश मिड विथ एंड विथ मीन्स वुमेन। तो ऐसी वुमेन जो क्या रहे चाइल्ड बर्थ के टाइम पर प्रेजेंट हो, तो वो कहलाती है मिडवाइफरी। ऑब्स्टेट्रिक में प्रेगनेंसी की स्टडी के अलावा प्रेगनेंसी में जो डिसऑर्डर हो रहे हैं, रिप्रोडक्टिव एज में जो भी डिसऑर्डर हो रहे हैं उनसे डील करना कहलाएगा ऑब्स्टेट्रिक्स। लेकिन ओनली रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्टडी पूछते हैं आपसे, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगी गायनेकोलॉजी। नेक्स्ट वन इज इन मेडिकल स्टडी ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेडिकल स्टडी में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्टडी क्या कहलाती है, एंड्रोलॉजी, इकोलॉजी, गायनेकोलॉजी, या फिर सोशियोलॉजी। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्टडी कहलाती है एंड्रोलॉजी। क्या कहलाएगी, एंड्रोलॉजी। नेक्स्ट वन इज विच ऑर्गन और स्ट्रक्चर इज नोन एज द फीमेल गोनेट्स। तो फीमेल गोनेट्स क्या कहलाते हैं, ओवरी, सर्विक्स, यूट्रस, या फिर मायोमेट्रियम। तो फीमेल गोनेट्स कहलाती हैं ओवरी, और ये कौन सा हार्मोन रिलीज करती हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन के लिए। मेल गोनेट्स कहलाते हैं टेस्टिस, ये हार्मोन रिलीज करते हैं टेस्टोस्टेरोन। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि ओवरी जो हार्मोन रिलीज करती हैं वो क्या है, एस्ट्रोजन हार्मोन। और ये फीमेल गोनेट्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन है। जो मेल गोनेट्स है वो क्या है, टेस्टिस। टेस्टिस के जो टेस्टिकल से रिलीज करते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जो कि क्या है, मेल सेक्स हार्मोन है। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द साइज ऑफ ओवम। तो ओवम की साइज कितनी होती है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी सेल है जो क्या कहलाती है, वो कहलाती है ओवम। सबसे छोटी कहलाती है स्पर्म। तो यहाँ पर साइज क्या होगी ओवम की, 130 म्यू, 50 म्यू, 90 म्यू, या फिर 80 म्यू। तो जो एक नॉर्मल ओवम की साइज होती है वो होती है 130 म्यू, स्पर्म होता है 50 म्यू का। लेकिन जो यहाँ पर ओवम होता है वो होता है 130 म्यू का और म्यू का। ओवम के लिए ह्यूमन बॉडी की सबसे लार्जेस्ट सेल है जो माना जाता है, और जो स्पर्म है इसको स्मॉलेस्ट सेल कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट वन इज विच सेल इज ऑल्सो नोन एज द लार्जेस्ट सेल ऑफ द बॉडी। तो जस्ट मैंने अभी बताया लार्जेस्ट सेल ह्यूमन बॉडी की क्या है, ओवम, स्मॉलेस्ट है स्पर्म। स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द फीमेल। अब यहाँ पर देखिए दो क्वेश्चन ध्यान से, यदि ये ओनली स्मॉलेस्ट सेल पूछते हैं ह्यूमन बॉडी में तो आपको क्या बताना है, स्पर्म। यदि फीमेल बॉडी में स्मॉलेस्ट सेल पूछते हैं वो प्लेटलेट्स। लार्जेस्ट सेल मेल में पूछते हैं तो न्यूरॉन। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ ओवम। तो ओवम है जो इसकी ये कह सकते हैं हम कि ओवम का जो लाइफ काल है, जीवन काल है, कितने टाइम का होगा।
12 से 24 घंटे का, 72 घंटे का, 80 घंटे का या फिर 8 घंटे का। तो यहाँ पर लाइफ स्पेन है ओवम का कि कितने दिन तक जीवित रह सकता है, कितने घंटे तक, तो ये 12 से 24 घंटे। स्पर्म का है 48 टू 72 आवर, लेकिन ओवम का क्या है 12 से 24 घंटे तक। नेक्स्ट वन इज कॉमनेस्ट कॉज ऑफ इंट्राक्रैनियल ब्लीडिंग इज, तो इंट्राक्रैनियल ब्लीडिंग का जो कॉमन रीजन है वो क्या हो सकता है, तो वो डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया एंड एन्यूरिज्म। जो कॉमन कॉज है इंट्रासेरिब्रल ब्लीडिंग का वो होता है यहाँ पर हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ना, क्या होगा, बहुत ही कॉमन साइन माना जाएगा, कॉमन कॉज माना जाएगा। किसके लिए, इंट्रासेरिब्रल ब्लीडिंग के लिए। इसका मोस्ट रीजन यहाँ पर क्या है, हाइपरटेंशन। तो फीटल लंग प्रॉपरली, यदि प्रीटर्म डिलीवरीज हो जाती हैं तब फीटल लंग प्रॉपर मैच्योर नहीं हो पाएंगे, तो ऐसे केस में क्या इंडिकेटर होगा फीटल लंग मैच्योरिटी के लिए। ऑप्शन में है यहाँ पर LS रेशियो, SD रेशियो, पल्पेबिलिटी इंडेक्स या फिर रेसिस्टेंस इंडेक्स। तो रेशियो यूज़ किया जाएगा, इंडेक्स यूज़ किया जाएगा फीटल लंग मैच्योरिटी के लिए, वो क्या होगा, वो होगा LS रेशियो। क्या होगा, LS रेशियो, लेसिथिन स्फिंगोमाइलिन रेशियो। क्या है, लेसिथिन स्फिंगोमाइलिन रेशियो, जो कि यहाँ पर एक वैल्यू दी जाती है फीटल लंग मैच्योर है या नहीं, कितने से कम होगा या फिर ज़्यादा होगा, या फिर इस रेशियो को हम कैसे निकाल सकते हैं। तो फीटल लंग मैच्योरिटी के लिए क्या किया जाता है, एमनियोटिक फ्लूइड का स्पेसिमेन है जो कलेक्ट किया जाएगा, उसमें लेसिथिन स्फिंगोमाइलिन रेशियो चेक किया जाएगा। अब यदि जो एक रेफरेंस वैल्यू होती है यदि मोर देन 2.0 है, दैट मीन्स फीटल लंग क्या है, प्रॉपर मैच्योर है। लेकिन यदि यही जब असेसमेंट किया जाएगा तो जो LS रेशियो, लेसिथिन स्फिंगोमाइलिन रेशियो कितना होता है, लेस देन 2.0 होगा, दैट मीन्स रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है जो बेबी को एट द टाइम ऑफ डिलीवरी डेवलप। लेसिथिन स्फिंगोमाइलिन वैल्यू है और रेशियो है LS रेशियो जिसको हम कहेंगे। तो ये रेशियो फाइंड आउट करके क्या किया जाएगा, फीटल लंग मैच्योरिटी को है जो प्रेजेंट किया जाएगा। तो यदि यही LS रेशियो लेस देन 2.0 होता है, दैट मीन्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, बेबी डिलीवर होने के टाइम पर बेबी को RDS, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। और यदि यही रेशियो LS रेशियो लेस देन 1.5% होगा तो बेबी बहुत ही ज़्यादा हाई रिस्क होगा और उसको RDS डेवलप होने के फुली चांसेस होंगे। लेकिन यदि जो मदर डायबिटिक हैं, क्या हैं, बेबीज ऑफ डायबिटिक मदर कैन डेवलप RDS विथ LS रेशियो मोर देन 2.0। तो यहाँ पर आपको दो चीज़ें याद रखनी है, यदि क्वेश्चन आपको आता है कि मदर डायबिटिक है और RDS बेबी होते हैं तब LS रेशियो कितना होगा, मोर देन 2.0। और जो एक्चुअल जो रेफरेंस इंटरवल होता है LS रेशियो का कितना होता है, नॉर्मली मोर देन 2.0, जिसमें फीटल लंग मैच्योरिटी है जो इंडिकेट की जाएगी। लेकिन जो डायबिटिक मदर होंगी उनमें LS रेशियो क्या होगा, ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू अदर के। तो यहाँ पर आपको जो नॉर्मल वैल्यू है और फीटल लंग मैच्योरिटी के लिए जो LS रेशियो, लेसिथिन स्फिंगोमाइलिन है, तो क्या स्पेसिमेन कलेक्ट किया जाएगा, ब्लड लिया जाएगा, एमनियोटिक फ्लूइड लिया जाएगा, यूरिन ली जाएगी सैंपल के लिए, क्या होगा वो एमनियोटिक फ्लूइड। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है बेंडल्स रिंग इज ऑल्सो टर्म्ड एज, तो बेंडल्स रिंग का दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन में है पैथोलॉजिक रिट्रैक्शन रिंग, फिजियोलॉजिकल रिट्रैक्शन रिंग, कॉन्स्ट्रिक्शन रिंग या फिर कॉन्ट्रैक्शन रिंग। तो बेंडल्स रिंग है, इनका दूसरा नाम क्या है, इनको कहेंगे हम पैथोलॉजिकल यूट्राइन रिंग। क्या है, पैथोलॉजिकल यूट्राइन रिंग इस तरीके से रिप्रेजेंट रहेंगी जब लेबर के टाइम पर क्या होंगी, जो अपर कॉन्ट्रैक्टाइल सेगमेंट होगा और जो लोअर सेगमेंट होगा पार्चुरेशन के टाइम पर, पार्चुरेशन का मतलब चाइल्ड बर्थ, जब बेबी डिलीवर हो रहा हो उस टाइम पर क्या करेंगी, पैथोलॉजिकल रिंग है जो कि क्या करेंगी, कॉन्स्ट्रिक्शन लाएंगी, किसमें, अपर कॉन्ट्रैक्टाइल यूट्राइन सेगमेंट में और लोअर यूट्राइन सेगमेंट में जो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो वो ये काम कौन करेंगी, बेंडल्स रिंग और पैथोलॉजिकल यूट्राइन रिंग। और ये कब अपना सबसे ज़्यादा काम करेंगी, पार्चुरेशन के टाइम पर, ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ और पार्चुरेशन। पार्चुरेशन का मतलब यदि एग्जाम में आपसे पूछा जाता है तो इसका मतलब क्या है, चाइल्ड बर्थ। तो प्रोसेस है चाइल्ड बर्थ की, उसको हम क्या कहेंगे, पार्चुरेशन। नेक्स्ट वन इज लोचिया अल्वा कंसिस्ट ऑफ, तो लोचिया अल्वा में क्या क्या रहेगा, वुंड, एक्सुडेट एंड म्यूकस फ्रॉम द सर्विक्स, प्लेंटी ऑफ डेसिडियल सेल्स, ल्यूकोसाइट्स, म्यूकस, एपिथेलियल सेल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म,
फीटल मेम्ब्रेन, वर्निक सेजोसा, लेन्यूगो एंड मेकोनियम, या फिर ओनली ल्यूकोसाइट्स। तो यहाँ पर लोचिया अल्वा क्या है, जो वेजाइनल डिस्चार्ज होता है आफ्टर डिलीवरी के बाद उसको हम क्या कहेंगे, लोचिया। अब ये 3 टाइप का होता है, लोचिया, अल्वा, सेरोसा एंड रूब्रा। तो सबसे लास्ट में आता है अल्वा, क्या आता है, लोचिया अल्वा। और इसमें क्या क्या होगा, प्लेंटी ऑफ डेसिडियल सेल्स, ल्यूकोसाइट्स, म्यूकस, एपिथेलियल सेल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पर आप किसको मार्क करेंगे, सेकेंड वन को। अब 3 टाइप्स का लोचिया होता है जनरली, वेजाइनल डिस्चार्ज आफ्टर डिलीवरी, इट्स नोन एज द लोचिया। 3 टाइप का होगा, रूब्रा, सेरोसा, अल्वा। तो पहले रूब्रा होगा जो कि डार्क रेड कलर का होगा, फिर होगा सेरोसा जो कि पिंकिश ब्राउन कलर का होगा 4 to 10। स्टार्टिंग के जो आफ्टर डिलीवरी से लेके इनिशियल डे होते हैं 3 से 4 दिन तक लोचिया रूब्रा रहेगा जो कि डार्क रेड ब्लीडिंग होगी। सेरोसा में पिंकिश ब्राउन कलर का होगा क्योंकि इसमें वाइट ब्लड सेल्स होंगी, वुंड डिस्चार्ज होगा, प्लेसेंटल अदर टिश्यू होंगे, म्यूकस होगा। लोचिया अल्वा येलो कलर का होगा जिसमें क्या होंगी, डेसिडियल सेल्स होंगी, म्यूकस होगा, वाइट ब्लड सेल्स होंगी और एपिथेलियल सेल्स रहेंगी। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या आया है, इसीलिए प्लेंटी ऑफ डेसिडियल सेल्स, ल्यूकोसाइट्स, म्यूकस, एपिथेलियल सेल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो सभी किसमें होंगे, लोचिया। हम ऑलरेडी एक नहीं एटलीस्ट 100 टाइम्स से ज़्यादा बार पढ़ चुके हैं। लोचिया क्या है यदि पूछते हैं तो वेजाइनल डिस्चार्ज आफ्टर द डिलीवरी। यदि आपको एग्जाम में आता है कि विदाउट डिलीवरी के जो वाइट कलर का डिस्चार्ज होता है वो कहलाता है ल्यूकोरिया। आपको ये छोटे छोटे टर्म्स याद रखना है। तो लोचिया 3 टाइप का होता है, रूब्रा, सेरोसा, अल्वा। आप इसको RSS के नाम से भी याद रख सकते हैं यदि आपको रूब्रा, सेरोसा, अल्वा में कन्फ्यूजन है। RSA, रूब्रा, सेरोसा एंड अल्वा। नेक्स्ट है यहाँ पर द मैकेनिज्म बाय विच लैक्टेशन कॉज एमनोरिया एंड एन्वोल्यूशन इज। तो कौन सी मैकेनिज्म है या फिर कौन सा हार्मोनल लेवल है जिसके कारण लैक्टेशन के कारण जब बच्चे ब्रेस्ट फीड करते हैं, बेबी ब्रेस्ट फीड करते हैं तो एमनोरिया पीरियड्स स्टॉप रहेंगे और एन्वोल्यूशन दैट मीन्स ओवुलेशन की प्रोसेस नहीं होगी। ऑप्शन में इंक्रीज प्रोलैक्टिन लेवल, LH सर्ज, इंक्रीज GnRH सीक्रेशन या फिर हाइपर एस्ट्रोजेनिक स्टेट। तो सबको पता है कि जो प्रोलैक्टिन है और ऑक्सीटोसिन है 2 हार्मोन हेल्प करते हैं मिल्क इजेक्शन और प्रोडक्शन में। मिल्क प्रोडक्शन में कौन हेल्प करता है, प्रोलैक्टिन, इजेक्शन में ऑक्सीटोसिन। तो यहाँ पर कहा है कि कौन सी मैकेनिज्म होगी जिसके कारण लैक्टेशन जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स होती हैं उनमें एमनोरिया दैट मीन्स पीरियड्स टाइम पर नहीं आएंगे, रेगुलर होंगे या फिर स्टॉप रहेंगे, और एन्वोल्यूशन तो जो एन्वोल्यूशन की प्रोसेस है वो भी नहीं होगी। तो यहाँ पर क्या है, वो है प्रोलैक्टिन लेवल का बढ़ना। क्या है, इंक्रीज द प्रोलैक्टिन लेवल। यहाँ पर अब एक इमेज दी हुई है जिससे आप इसको इजीली समझ सकते हैं। तो प्रोलैक्टिन लेवल बढ़ेगा जब बच्चे ब्रेस्ट फीड करते हैं। तो प्रोलैक्टिन लेवल बढ़ने के कारण क्या होगा, एमनोरिया रहेगा और एन्वोल्यूशन मतलब ओव्यूलेशन की प्रोसेस नहीं होगी, एग का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो एलिवेटेड प्रोलैक्टिन लेवल एंड अ रिडक्शन ऑफ गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन फ्रॉम द हाइपोथैलेमस ड्यूरिंग लैक्टेशन। क्या होगा, प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ रहा है और गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का लेवल क्या हो रहा है, कम हो रहा है हाइपोथैलेमस में, जिसके कारण क्या होगा, लैक्टेशन क्या करेगा, ओव्यूलेशन को सप्रेस करेगा। और इसी टाइम पर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का जो रिलीज है वो भी कम होगा, जिससे फॉलिकुलर मैच्योरेशन को इनहिबिट और स्टॉप किया जाएगा। तो जनरली जो ओव्यूलेशन है और जो एमनोरिया है लैक्टेटिंग मदर में जनरली 6 मंथ तक होता है। एक रेंज रखी जाती है नर्सिंग मदर में 6 मंथ तक, लेकिन ये डिफ़र करता है अलग अलग फीमेल पर। तो यहाँ पर आपका हार्मोनल लेवल पर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा डिपेंड करेंगी। तो लैक्टेशनल मेथड में मेन रीज़न है इसका एमनोरिया और एन्वोल्यूशन का, वो क्या है, प्रोलैक्टिन लेवल का बढ़ना। नेक्स्ट वन इज द प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म अगेंस्ट थ्रोम्बस ड्यूरिंग अर्ली वीक्स ऑफ पोस्टपार्टम इज। तो कौन सी प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है जिसके कारण हम आफ्टर डिलीवरी पोस्टपार्टम पीरियड में अर्ली वीक में थ्रोम्बस फॉर्मेशन को रोक सकते हैं। परसिस्टेंट ऑफ हाइपर कोआगुलेबल स्टेट इन द फर्स्ट 48 आवर, the increase in fibrinolytic activity after delivery, the increase in platelet adhesiveness between 4 and 10 postpartum day, and increase in platelet count in the first 48 hour postpartum.
क्वेश्चन है कि प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म में क्या है जो पीपीएच मदर होंगी, पोस्टमार्टम मदर होंगी अर्ली वीक में, उनमें थ्रोम्बस क्लॉट फॉर्मेशन को हम रोक सकते हैं। वो गए यहाँ पर इंक्रीज द फाइब्रिनोलाइटिक एक्टिविटी आफ्टर द डिलीवरी। इसका मतलब है कि आफ्टर द डिलीवरी आपको थोड़ा बहुत वॉक करना है, जिसके कारण हम फाइब्रिन डिपॉजिट को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, अनवांटेड फाइब्रिन डिपॉजिट को, और जो क्लॉट का फॉर्मेशन है उसको भी रोक सकते हैं थ्रोम्बस फॉर्मेशन के लिए। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, द इंक्रीज इन फाइब्रिनोलाइटिक एक्टिविटी आफ्टर द डिलीवरी। नेक्स्ट वन इज इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी द लोअर यूट्राइन सेगमेंट। तो डिलीवरी के तुरंत बाद जो लोअर यूट्राइन सेगमेंट है वो कैसा होगा, बिकम्स फर्म एंड इलास्टिक, progressively unfold from above downward, hypertrophies and elongates, becomes a thin flabby and collapsed structure। तो यहाँ पर आफ्टर डिलीवरी लोअर यूट्राइन सेगमेंट कैसा होगा, तो आफ्टर डिलीवरी के बाद लोअर यूट्राइन सेगमेंट होगा कैसा, थिन होगा, फ्लैबी होगा और कैसा होगा, कोलैप्स स्ट्रक्चर में होगा। तो यहाँ पर यूट्रस क्या करता है, जब बेबी डिलीवर हो जाता है उसके बाद यूट्रस क्या करना स्टार्ट करता है, सब इन्वोल्यूशन की प्रोसेस होती है, जिसमें जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है मेनली क्या होते हैं, रिवर्ट बैक होते हैं अपनी नॉन प्रेग्नेंट स्टेज में। तो इस टाइम पर बेबी डिलीवर होने के बाद यूट्रस का शेप कैसा होगा, थिन, फ्लैबी एंड कोलैप्स स्ट्रक्चर, क्योंकि जो यूट्रस है क्या होगी, बहुत फास्ट तरीके से कॉन्ट्रैक्शन आएंगे और श्रिंक होगी, सिकुड़ना स्टार्ट करेगी आफ्टर द चाइल्ड बर्थ। तो यहाँ पर जो बेली है इमीडिएटली श्रिंक डाउन नहीं होगी, धीरे धीरे होगी। आपको लगता है कि बेबी बाहर आया, आपका पेट तुरंत है जो क्या हो जाएगा, छोटा। जो पेट है आपका, जो एब्डोमेन है वो साइज कम होगी, लेकिन ओनली बेबी और प्लेसेंटा का वेट और जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसके कारण, लेकिन बेली है आपका वो तुरंत श्रिंक डाउन नहीं होगा, इसमें आपको थोड़ा टाइम लगेगा। तो यहाँ पर इसीलिए जो टाइम पीरियड होता है वापस रिवर्ट होने, वो क्या कहलाता है, पोस्टमार्टम पीरियड। Next one is a health assessment revealed that a woman after an abortion has infection spread to her parametrium, fallopian tubes and ovary. Which of the following documentation of this finding made by a nurse will be considered correct? तो अब यहाँ पर आपसे ग्रेड पूछा है, यदि किसी वुमेन ने घर पर ही अपना अबॉर्शन कर लिया, हॉस्पिटल में किया, लेकिन आफ्टर द अबॉर्शन उसको इन्फेक्शन स्प्रेड आउट हुआ पैरामेट्रियम में, फैलोपियन ट्यूब में और ओवरीज में, तो इनमें से सही पॉइंट कौन सा होगा, क्या डॉक्यूमेंटेशन आप बनाएंगे। ऑप्शन में ग्रेड फर्स्ट सेप्टिक अबॉर्शन, ग्रेड सेकंड सेप्टिक अबॉर्शन, ग्रेड थर्ड सेप्टिक अबॉर्शन या फिर ग्रेड सिक्स्थ सेप्टिक अबॉर्शन। तो जब इन्फेक्शन स्प्रेड आउट हो रहा है पैरामेट्रियम, फैलोपियन ट्यूब और ओवरी में, तो कौन सा ग्रेड होगा, ग्रेड सेकंड सेप्टिक अबॉर्शन। यदि यही अबॉर्शन अबॉर्शन है जो इन्फेक्टिव अबॉर्शन है, सेप्टिक अबॉर्शन है, तो ग्रेड फर्स्ट कंसीडर किया जाता जब ओनली यूट्रस को ही ये अफेक्ट करता। सेकेंड ग्रेड में क्या होगा, ये जो यूट्रस है, पैरामेट्रियम लेयर है, ट्यूब है, ओवरी है, पेल्विक पेरिटोनियम, इसको अफेक्ट करता है, इन्फेक्शन स्प्रेड आउट होगा तो सेकंड में आएगा। थर्ड ग्रेड में जनरली पेरिटोनाइटिस, एंडोटॉक्सिक शॉक, जॉइंटिस, एक्यूट रीनल फेलियर, अदर ऑर्गन को भी क्या कर लेगा, स्प्रेड आउट होगा जो इन्फेक्शन, वो क्या कहलाएगा, ग्रेड थर्ड। यदि फर्स्ट पूछें तो डायरेक्ट ओनली यूट्रस, लोकलाइज्ड ओनली टू यूट्रस। सेकंड में जो अदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उनको अफेक्ट करेगा। थर्ड में अदर देन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को अफेक्ट करता है, तो क्या है, ग्रेड थर्ड। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज्ड फॉर डिफाइनिंग द रिलेशनशिप ऑफ अ रेफरेंस पॉइंट ऑन द प्रेजेंटिंग पार्ट टू द वेरियस क्वाड्रेंट ऑफ द पेल्विस। तो यहाँ पर कौन सा टर्म यूज किया जाएगा, कौन सा टर्म यूज किया जाएगा जो कि रेफरेंस पॉइंट होगा प्रेजेंटिंग पार्ट से लेके पेल्विस के क्वाड्रेंट तक के लिए। प्रेजेंटेशन, पोजीशन, एटीट्यूड या फिर लाई, क्या पार्ट होगा जो पेल्विस क्वाड्रेंट से लेके बेबी का जो प्रेजेंटिंग पार्ट होगा उसके बीच के रिलेशन को हम क्या कहेंगे, वो कहलाएगा प्रेजेंटेशन। ये देखिए यहाँ पर क्या कहलाएगा, प्रेजेंटेशन। जो नॉर्मल प्रेजेंटेशन होता है वो कैसा होता है, सिफेलिक प्रेजेंटेशन, वर्टिक्स प्रेजेंटेशन। अब यदि कॉमन लाई पूछते हैं तो लाई क्या है, लॉन्ग एक्सिस ऑफ द फीटस टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द मदर पेल्विस, तो क्या है लाई। जनरली तीन टाइप की होती, लॉन्गिट्यूडनल जो कि नॉर्मल है,
फिर होती है ट्रांसवर्स जिसमें मल्टीपेराइटी, प्लेसेंटल प्रीवियर, हाइड्रोमनियस और यूट्राइन एनोमलीज में दे होगा। ऑब्लिक में बेबी कैसा होगा, सीधा जो ऑब्लिक लाई होगी उसमें बेबी या तो लॉन्गिट्यूडनल हो सकता है या फिर ट्रांसवर्स हो सकता है। तो यहाँ पर हम चेक कैसे कर सकते हैं, तो अल्ट्रासोनोग्राफी और एक्सरे की टेक्निक से हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं फीटल लाई। यदि कॉमन प्रेजेंटेशन पोजीशन पूछे तो वर्टेक्स एंड सेफेलिक, और यदि आपसे कॉमन लाई पूछे तो क्या है, लॉन्गिट्यूडनल लाई। नेक्स्ट वन इज कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी बियॉन्ड 2 वीक्स, टोटल 42 वीक्स ऑफ ईडीडी इज नोन एज। यदि आपको एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी दी हुई है नेगल्स रूल के अकॉर्डिंग, ईडीडी जनरली दी जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग 2 वीक ज़्यादा हो गए हैं आपकी प्रेगनेंसी को, तो क्या टर्म यूज़ किया जाएगा, प्रीटर्म, पोस्ट टर्म, प्रेसिपिटेट या फिर स्मॉल फॉर डेट। तो यहाँ पर जो प्रेगनेंसी 2 वीक और ज़्यादा हो गए हों, 42 वीक्स से भी ज़्यादा की हो गई हो, तो वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी। क्या कहलाएगी, पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी। फुल टर्म प्रेगनेंसी जनरली 9 मंथ और 38 वीक की, जनरली इसको 37 वीक है जो कंसीडर किया जाता है। और जो ईडीडी है, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, इसको नेगल्स फार्मूला से इजीली कैलकुलेट किया जाता है। यदि ड्यूरेशन पूछते हैं नॉर्मल प्रेगनेंसी का तो 280 दिन, और यदि वीक्स में पूछें तो 40 वीक्स, और यदि एक्सटेंड होता है तो क्या है, पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी। बिफोर 37 वीक के होता है तो प्री टर्म प्रेगनेंसी। और यहाँ पर आपके लिए फिर आता है बेबी का वेट, तो वेट पर डिपेंड करेगा, LBW है कि वेरी लो बर्थ वेट बेबीज़ हैं। तो यहाँ पर नॉर्मल प्रेगनेंसी 280 दिन की होगी, यदि इससे ज़्यादा जाती है तब भी हम इसको पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर जो टॉपिक है पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी के साइन, यदि एग्जाम में आता है कि 42 वीक से ज़्यादा की प्रेग्नेंट मदर है, बेबी डिलीवर होगा तो क्या साइन होंगे, वर्निक्स सेजोसा नहीं होगा, पूरा एमनियोटिक फ्लूइड में ही झट जाएगा, प्लेसेंटल कैल्सिफिकेशन देखने को नहीं मिलेगा, स्केंटी सेफ्रॉन कलर्ड मेकोनियम होगा, और ओलिगोहाइड्रोमनियोस होगा क्योंकि बेबी क्या हो गया, पोस्टम। ओवरग्रोन नेल्स, नेल्स आपको बड़े हुए देखने को मिलेंगे। रिंकल्ड स्किन ऑफ न्यूबॉर्न, स्किन फोल्ड थिकनेस देखने को नहीं मिलेंगे ज़्यादा। तो यहाँ पर आपका जो आंसर था वो क्या आया था, पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी, जब प्रेगनेंसी 42 वीक से ज़्यादा की हो जाती है। प्रेसिपिटेट लेबर जब कंसीडर किया जाता है चाइल्ड बर्थ के टाइम पर, इसको हम रैपिड लेबर भी कहेंगे, जो कि फर्स्ट और सेकंड स्टेज लेस देन 2 आवर की हो जाती हैं। तो यहाँ पर आपका जो आंसर आएगा, यदि प्रेसिपिटेट पूछें तो इसमें 4 स्टेज होती हैं। तो फर्स्ट और सेकंड स्टेज लेस देन 2 आवर की हो जाती है, तो हम इसको क्या कहेंगे, प्रेसिपिटेट लेबर। इन विच स्टेज ऑफ लेबर एपिजियोटोमी इज परफॉर्म्ड, तो एपिजियोटोमी और पेरिनियोटोमी किस स्टेज में की जाती है, तो जब बेबी का हेड क्या हो, क्राउनिंग हो जाए, उस टाइम पर क्या किया जाता है, एपिजियोटोमी की जाती है। तो ये कौन सी स्टेज होगी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो जो स्टेज होगी वो कौन सी होगी, वो होगी सेकंड स्टेज ऑफ लेबर, जिस टाइम पर एपिजियोटोमी और पेरिनियोटोमी की जाती है। जनरली एक कट लगाया जाता है आपका वेजाइना और एनस के बीच में। नेक्स्ट वन इज ऑल आर द साइन एंड सिम्टम ऑफ PPH एक्सेप्ट, पोस्टपार्टम हेमरेज के सभी साइन है किसी एक को छोड़कर, डिक्रीज्ड BP, इंक्रीज्ड हार्ट रेट या फिर अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग, सभी साइन है किसी एक को छोड़कर। तो जो PPH की सिचुएशन है, इसमें आपका ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा बल्कि क्या होगा, कम होगा। जब ब्लड लॉस मोर देन 500 ml से भी ml से भी ज़्यादा हो जाएगा, तब उसको क्या कहेंगे, प्राइमरी PPH, और वो भी विद इन 24 आवर में। लेकिन जब यदि प्लेसेंटल एक्सपल्सन के बाद से लेके 24 आवर से 6 वीक तक की डिलीवरी जो पोस्टपार्टम हेमरेज होगा, उसको हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी PPH। नॉर्मल डिलीवरी वेजाइनल में क्या माना जाता है, 500 ml से ज़्यादा, और जो सिजेरियन सेक्शन होते हैं उनमें 1000 ml से ज़्यादा। यहाँ पर यदि कॉज आते हैं एग्जाम में, तो यूट्राइन अटोनी, लेसरेशन एंड इन्वर्जन ऑफ यूट्रस से क्या है, कॉज है। मोस्ट कॉमन कॉज होता है यूट्राइन अटोनी। अब 4 T याद रखना है, टॉन, टिश्यू, ट्रॉमा, थ्रोम्बिन। टॉन का मतलब है यूट्राइन अटोनिसिटी, टिश्यू का मतलब रिटेंड प्लेसेंटा, जो कि मोस्ट कॉमन कॉज है सेकेंडरी PPH के लिए। प्राइमरी के लिए पूछें तो यूट्राइन अटोनिसिटी, और सेकेंडरी के लिए पूछें तो रिटेंड प्लेसेंटा। फिर आता है ट्रॉमा, तो ट्रॉमा कुछ भी, ट्रॉमा जेनाइटल ट्रैक्ट, इन्वर्टेड यूट्रस, कुछ भी ट्रॉमा हो सकता है। और लास्ट है थ्रोम्बिन, तो DIVC और कोआगुलोपैथी, जो कि क्या है, मोस्ट कॉमन रीजन है किसके लिए,
PPH के लिए। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा कि इंक्रीज्ड द ब्लड प्रेशर, क्योंकि जो PPH की सिचुएशन है इसमें ब्लड प्रेशर कभी भी नहीं बढ़ेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर PPH का ट्रीटमेंट। तो ऑक्सीटोसिन दिया जाएगा, IV दिया जाएगा मिथार्जिन, बायमैनुअल मसाज की जाएगी यूट्रस की। नेक्स्ट वन इज इफ अ वुमन हैज गॉट नॉट बिगन टू मेंस्ट्रुएट टिल 16 ईयर ऑफ एज, इट्स नोन एज। तो यदि कोई फीमेल 16 साल की एज तक उसके मेंस्ट्रुएशन एक भी बार कभी बार नहीं आए तो उसको हम क्या कहेंगे? प्राइमरी एमनोरिया, सेकेंडरी एमनोरिया, डिसमेनोरिया, फिर पॉलीमेनोरेजिया। कोई वुमेन यदि 16 साल तक की एज हो गई है और उसके अभी तक पीरियड्स नहीं आए हैं, मेंस्ट्रुएशन नहीं हुआ है, तो हम उसको क्या कहेंगे? प्राइमरी एमनोरिया। क्या कहेंगे? प्राइमरी एमनोरिया। और जब यदि मेंस्ट्रुएशन क्या हो जाए, 6 मंथ के लिए एब्सेंट हो जाए, जो रेगुलर साइकिल किसी की मान लीजिए जनवरी से जून तक कंटिन्यू मेंस्ट्रुएशन साइकिल आई, लेकिन जून से क्या हो गई? डिस्टर्ब हो गई, 1 महीने आई, 2 महीने नहीं आई, फिर से आ जाती है, तो उसको क्या कहेंगे? सेकेंडरी एमनोरिया। यहाँ पर कुछ मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर को लेके ओलिगोमेनोरिया, दैट मीन्स जो इंटरवल है जनरली 5 डेज का होता है, यदि ये 30 डेज का होता है और 28 डेज का, अलग अलग फीमेल्स की अलग अलग मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है। तो ओलिगोमेनोरिया को तब कंसीडर किया जाएगा जब जो इंटरवल एवरी 28 डेज में मंथली साइकिल है वो कब आए? 35 डेज से ज़्यादा में आए। पॉली में लेस देन 21 डेज में। मेट्रोरेजिया में बहुत ज़्यादा जो रेगुलर इंटरवल है उसमें बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होना। तो यहाँ पर क्या है? टर्मिनोलॉजी है जो आपको एग्जाम में आ सकती हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर व्हेन यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन अकरिंग आफ्टर 20 वीक ऑफ जेस्टेशनल एंड बिफोर 37 कंप्लीटेड वीक ऑफ जेस्टेशन, इट्स नोन एज। यदि कॉन्ट्रैक्शन है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन 20 वीक की प्रेगनेंसी के बाद, जेस्टेशनल पीरियड के बाद, लेकिन 37 कंप्लीटेड वीक के पहले आते हैं, तो हम उसको क्या कहेंगे? प्रीटर्म लेबर, प्रेसिपिटेट लेबर, पोस्टर्म प्रेगनेंसी या फिर नन ऑफ द अबव। क्या टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाएगी कि प्रेगनेंसी कितनी है? 20 वीक का जेस्टेशनल पीरियड है, लेकिन 37 वीक कंप्लीट नहीं हुए हैं, तो टर्मिनोलॉजी यूज होगी वो क्या कहलाएगी? प्री टर्म लेबर। क्या कहलाएगी? 37 कंप्लीट वीक नहीं हुए हैं, 20 वीक के बाद है, 23 वीक के बाद है, बट बिफोर 37 कंप्लीटेड वीक, तो क्या कहलाएगा? प्री टर्म लेबर। प्री टर्म लेबर टर्म प्रेगनेंसी कब कहलाती है? जब 39 से 40 वीक का बेबी हो। अर्ली टर्म 37 टू 39 वीक्स। लेट प्री टर्म होंगे जो बेबीज 34 से लेस देन 37 वीक के पहले ही डिलीवर हो गए हों। वेरी प्री टर्म जो कि 28 से 32 वीक के पहले हो गए हों, जो 28 वीक के पहले ही डिलीवर हो गए, उनको क्या कहते हैं हम? एक्सट्रीमली प्री बर्थ बेबीज। नेक्स्ट वन इज विच काइंड ऑफ मेडिकेशन इज यूज टू पोस्टपोन प्री टर्म लेबर। कौन सी मेडिसिन देके हम जो प्री टर्म लेबर, जो डिलीवरी 37 वीक के पहले ही यदि लेबर पेन होने लगता है या लेबर पेन आते हैं, तो हम प्री टर्म लेबर को क्या कर सकते हैं? पोस्टपोन कर सकते हैं, थोड़ा सा डिले कर सकते हैं। तो कौन सी मेडिसिन होगी? ऑप्शन में टोकोलाइटिक, ऑक्सीटोसिन, बोथ एंड बी, या फिर नन ऑफ द अबव। तो जो पोस्टपोन प्री टर्म लेबर को हम करेंगे वो कौन से मेडिसिन होंगे? टोकोलाइटिक एजेंट। ये क्या करते हैं? जो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन उसको क्या करते हैं? इनहिबिट करने का काम करते हैं। तो टोकोलाइटिक्स एजेंट को क्या किया जाता है? प्रेगनेंसी जो प्री टर्म प्रेगनेंसी उनको पोस्ट टर्म बनाने के लिए यूज़ किया जाएगा, फिर थोड़ा सा डिले करने के लिए यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट वन इज बबलर असेसमेंट इज यूज्ड इन विच प्रायोरिटी ऑफ प्रेगनेंसी। तो बबलर असेसमेंट पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी में क्यों यूज़ किया जाता है? एंटीनेटल, इंट्रानेटल, पोस्टनेटल या फिर नन ऑफ द अबव। तो बबलर असेसमेंट किया जाता है कब? प्रेगनेंसी के पीरियड में। तो इसका मतलब क्या है? तो वो पोस्टनेटल असेसमेंट। ब्रेस्ट, यूट्रस, बॉलर्स, ब्लैडर, लोचिया, एपिजियोटोमी, ये सभी चीज़ें किस में चेक की जाती हैं? बबलर असेसमेंट में। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? पोस्टनेटल प्रेगनेंसी में, आफ्टर द डिलीवरी पोस्टमार्टम पीरियड में ब्रेस्ट चेक किए जाएंगे, यूट्रस, बॉवल्स, ब्लैडर, लोचिया और एपिजियोटोमी और सी सेक्शन हुआ है तो वो चेक है जो किया जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं? बबलर असेसमेंट, जो कि किसके लिए हेल्पफुल है? पोस्टर्म प्रेगनेंसी के लिए, सॉरी पोस्टनेटल पीरियड के लिए। नेक्स्ट वन इज डिले कॉर्ड क्लैंपिंग इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन। तो डिले कॉर्ड क्लैंपिंग किस केस में कॉन्ट्राइंडिकेट रहेगी?
ऑप्शन में बेबी बॉर्न टू एनीमिक मदर, RH इनकम्पैटिबिलिटी, बेबी बर्थ वेट मोर देन 2.8 kg। तो जो यहाँ पर क्लैंपिंग है, डिले कॉर्ड क्लैंपिंग है, इसके क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन होंगे? तो होगा RH इनकम्पैटिबिलिटी, यदि हमने एज सुन एज पॉसिबल RH इनकम्पैटिबिलिटी या फिर कॉर्ड को कट नहीं किया, डिले किया, क्या होने के चांसेस होंगे? RH इनकम्पैटिबिलिटी, क्योंकि जो मदर की एंटीबॉडी है वो फीटस में ट्रांसफ़र हो जाएंगी। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या किया जाता है? मदर की जो एंटीबॉडी है बेबी में लेबर ना हो पाए तो उसके लिए यहाँ पर क्या माना जाता है? डिले कॉर्ड कटिंग को क्लैंप को है जो कॉन्ट्राइंडिकेट माना जाता है। कॉन्ट्राइंडिकेट का मतलब है कि डिले माना जाता है। ऐसे केस में हमें अर्ली कॉर्ड क्लैंपिंग करना है जिससे मदर की एंटीबॉडी बेबी में ट्रांसफ़र ना हो पाए। नेक्स्ट वन इज इट इज़ डिफाइंड एज द टाइम फ्रॉम द डिलीवरी ऑफ द प्लेसेंटा थ्रू द फर्स्ट फ्यू वीक्स आफ्टर द डिलीवरी। कौन सा टाइम पीरियड है जिसमें प्लेसेंटा की डिलीवरी इसके बाद के लेके कुछ हफ्ते तक कहलाएंगे? परपीरियम, एंटीनेटल पीरियड, लोचिया, फिर पायरेक्सिया। क्या टर्म यहाँ पर यूज़ किया जाएगा? तो वो गए यहाँ पर परपीरियम। 6 वीक आफ्टर बर्थ ऑफ द बेबी, 6 हफ्ते होते हैं बेबी डिलीवर होने के बाद के, उसको हम क्या कहते हैं? परपीरियम पीरियड। अब परपीरियम पायरेक्सिया का मतलब है कि फीवर आ जाएगा, कॉज कुछ भी हो सकता है, UTI हो सकता है, पल्मोनरी इन्फेक्शन हो सकता है, सेप्टिक, पेल्विक, थ्रोम्बस, फ्लूइडाइटिस, कुछ भी रीजन है जो इन्फेक्शन के लिए हो सकता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? परपीरियल पायरेक्सिया। नेक्स्ट वन इज लेट डाउन रिफ्लेक्स इज ऑल्सो नोन एज। तो लेट डाउन रिफ्लेक्स का दूसरा नाम क्या है? सकिंग, मिल्क इजेक्शन, रूटलिंग, या फिर मिल्क सीक्रेटिंग रिफ्लेक्स। तो जो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा? वो होगा मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स। लेट डाउन रिफ्लेक्स को हम क्या कहते हैं? मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स। तो मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स का प्रोडक्शन कौन करता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। नेक्स्ट वन इज हाउ मच अमाउंट ऑफ एलिमेंटल आयरन कंटेंट बाय 1 tablet ऑफ फेरस फ्यूमरेट। अमाउंट ऑफ एलिमेंटल आयरन कंटेंट बाय 1 tablet ऑफ फेरस सल्फेट। तो फेरस सल्फेट की जो एक टैबलेट होती है उसमें कितना आयरन होगा? एलिमेंटल आयरन 40 mg, 50 mg, 70 mg या फिर 60 mg। जो एक एलिमेंटल आयरन टैबलेट होती है उसमें कितना आयरन होगा? उसमें होगा टोटल 60 mg आयरन। कितना होगा? 60 mg एलिमेंटल आयरन होगा, जो कि 300 mg फेरस सल्फेट होगा और 180 mg फेरस फ्यूमरेट होगा और 500 mg फेरस ग्लूकोनेट होगा। तो ये इक्विवेलेंट होंगे सभी, लेकिन 60 mg क्या होगा? आयरन की जो टैबलेट होगी एलिमेंटल आयरन उसमें प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट वन इज द फेलियर ऑफ यूट्रस टू रिटर्न टू इट्स नॉर्मल साइजेज। तो यदि यूट्रस वापस अपनी पुरानी साइज में रिवर्ट नहीं होती है तो हम उसको क्या कहेंगे? प्रोट्रूजन, इन्वोल्यूजन, सब इन्वोल्यूजन या फिर एक्सट्रैक्शन। तो क्या टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाएगी यदि यूट्रस वापस अपने पुराने शेप में क्या होती है? रिवर्ट नहीं होती है, तो हम क्या टर्मिनोलॉजी यूज़ करेंगे? इन्वोल्यूजन। नेक्स्ट है यहाँ पर के बाइंड इज गिवन फॉर अ पेशेंट विथ। तो के बाइंड किन पेशेंट को दिया जाएगा? हाइपरनेट्रेमिया, हाइपोनेट्रेमिया, हाइपोकैलेमिया या फिर हाइपरकैलेमिया। के बाइंड दिया जाएगा जिन पेशेंट का हाइपरकैलेमिया की सिचुएशन हो उनके लिए। किन के लिए? हाइपरकैलेमिया के पेशेंट को क्या दिया जाएगा? के बाइंड दिया जाएगा। के बाइंड क्या है? एक पाउडर मेडिसिन है जो कि हाई पोटेशियम लेवल को कम करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? के बाइंड के लिए क्या होगा? हाइपरकैलेमिया। नेक्स्ट वन इज बैरल चेस्ट इज सीन इन। तो बैरल चेस्ट किस में देखने को मिलेंगी? निमोनिया, लिवर फेलियर, एसाइटिस या फिर एम्फाइसीमा। जो बैरल चेस्ट देखने को मिलेगी एम्फाइसीमा के पेशेंट में देखने को मिलेगी। जो यहाँ पर बैरल चेस्ट का मतलब एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर चेस्ट का क्या होगा? ज़्यादा होगा, लेकिन शेप है जो आपको कैसा आगे को उठा उठा सा देखने को मिलेगा। तो बैरल चेस्ट किसका एक क्लासिकल साइन है? एम्फाइसीमा का। एम्फाइसीमा क्या है? एक तरीके की COPD है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज है। नेक्स्ट वन इज यूरिन सैंपल फॉर कल्चर इज कलेक्टेड फ्रॉम। तो यदि यूरिन का सैंपल कलेक्ट करते हैं हम तो कौन सा करना चाहिए? फर्स्ट वॉइड, लास्ट वॉइड, मिड स्ट्रीम या फिर आइदर फर्स्ट और लास्ट वॉइड यूरिन। तो यदि यूरिन सैंपल कलेक्ट करते हैं हम तो जो क्या होगा आंसर आपका? मिड स्ट्रीम यूरिन सैंपल है जो कलेक्ट करना चाहिए।
नेक्स्ट वन इज व्हेन अ पेशेंट इज एक्वायरिंग इन्फेक्शन ड्यूरिंग लो इम्यूनिटी स्टेट इज नोन एज, जब किसी को इन्फेक्शन आपकी इम्यूनिटी कमजोर होने के कारण होगा तो उस टाइप का इन्फेक्शन क्या कहलाएगा? क्रॉस इन्फेक्शन, याट्रोजेनिक इन्फेक्शन, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन या फिर नोजोकोमियल इन्फेक्शन। जब किसी की इम्यूनिटी कम होगी उस टाइम पर यदि आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। याट्रोजेनिक का मतलब होता है कि आपको किसी डॉक्टर या थेरेपिस्ट के थ्रू मिले इन्फेक्शन, वो कहलाएगा। और जो नोजोकोमियल है वो किससे होगा? हॉस्पिटल से मिलने वाला इन्फेक्शन। नेक्स्ट वन इज विच वैन इज यूज्ड इन बाईपास सर्जरी, तो बाईपास सर्जरी के लिए कौन सी वैन यूज की जाएगी? ग्रेट सेफेनियस, फीमोरल, ब्रैकियल या फिर शॉर्ट सेफेनियस वैन। तो बाईपास सर्जरी के लिए जो वैन यूज होगी उसको हम क्या कहेंगे? ग्रेट सेफेनियस वैन। नेक्स्ट वन इज ड्यूरिंग चाइल्ड इंट्यूबेशन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सक्सिनाइल कोलिन कैन कॉज ब्रेडिकार्डिया, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट यूज टू ओवरकम दिस इफेक्ट। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि सक्सिनाइल कोलिन का एंटीडोट क्या होगा? एड्रेनालिन, लिडोकिन, कैल्शियम ग्लूकोनेट या फिर एट्रोपिन। तो इंट्यूबेशन के टाइम पर जब हम सक्सिनाइल कोलिन देंगे ब्रेडिकार्डिया जो कि कॉज करेगा, क्या है जिससे हम इसको ओवरकम करेंगे? तो वो होगा एट्रोपिन। नेक्स्ट वन इज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ न्यूनेटल डेथ इन इंडिया, तो भारत में सबसे ज़्यादा न्यूनेटल डेथ होती है किसके कारण होती है? प्रीमेच्योरिटी, इन्फेक्शन, आरडीएस या फिर हेमरेज। तो जो इंडिया में सबसे कॉमन कॉज है न्यूनेटल डेथ के लिए वो क्या है? प्रीमेच्योरिटी। क्या है? प्रीमेच्योरिटी। और यदि चिल्ड्रंस में पूछे तो क्या है? डायरिया। कॉमन कॉज है किसके लिए? सेरिब्रल ब्लीडिंग के लिए, इंट्रासेरिब्रल ब्लीडिंग के लिए वो क्या है? हाइपरटेंशन। यहाँ पर जो क्वेश्चन था लाइफ स्पैन ऑफ ओवा में, आप बिल्कुल अपना टिप ऑफ टंग याद रखना है, हर एक एग्जाम में आता है आपके लिए। नेक्स्ट है यहाँ पर द डिक्रीज लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन लीड्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज। तो हीमोग्लोबिन का लेवल यदि कम होता है तो कौन सी डिसीज होगी? एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ऑप्शन में हेमरेज, मायोपिया, हाइपरेमिया या फिर एनीमिया। तो जब भी हीमोग्लोबिन का लेवल क्या होगा? कम होगा, तो ये क्या कहलाएगा? एनीमिया। फिर यहाँ पर एनीमिया की क्या आती है क्लासेस? जनरली एग्जाम में आती हैं कि जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल होता है मोर देन 12 होगा, लेकिन यदि यहाँ पर आपको WHO के अकॉर्डिंग एनीमिया की सीवियरिटी पूछते हैं तो ये आपको एग्जाम में आ सकती हैं। यदि प्रेगनेंसी में बात करें तो प्रेगनेंसी में हीमोग्लोबिन लेवल कितना जाए? जब 11 ग्राम पर DL से कम जाता है तो उसको हम क्या कंसीडर करते हैं? एनीमिया। जब लेस देन 7 चला जाए तो सीवियर। यहाँ पर माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर तीनों कैटेगरी आपको याद रखना है। और यहाँ पर एनीमिया को प्रिवेंट करने के लिए क्या दिया जाता है प्रेगनेंसी में? तो वो है आयरन, और जो NTD है तो उसके लिए फॉलिक एसिड। तो बेसिक क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में आ सकते हैं। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सप्लीमेंट्स आर हाईली रिकमेंडेड फॉर अ प्रेग्नेंट वुमेन। तो एक प्रेग्नेंट वुमेन के लिए कौन से सप्लीमेंट रिकमेंड किए जाते हैं? विटामिन B12, सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट, विटामिन D एंड मिल्क या फिर आयरन एंड फॉलिक एसिड। तो रिकमेंड तो सभी किए जाते हैं कि हर एक चीज़ खाओ, लेकिन यहाँ पर मोस्ट जो प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन यदि इस तरीके से होता है आपको, तो जो प्रायोरिटी किसकी होगी वो होगी आयरन और फॉलिक एसिड की। आयरन एनीमिया से प्रिवेंट करेगा, वो फॉलिक एसिड है जो बेबी को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के होने से बचाएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? आयरन एंड फॉलिक एसिड। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी डन इन अ प्रेग्नेंट वुमेन विथ HIV। तो यदि माँ को HIV है, प्रेग्नेंट वुमेन को HIV है, तो कौन सा प्रोसीजर उसमें हम नहीं करेंगे? अल्ट्रासोनोग्राफी, सिजेरियन सेक्शन, ब्लड एनालिसिस या नॉर्मल डिलीवरी। तो यहाँ पर जो HIV माँ से बच्चे में होने के सबसे ज़्यादा चांस होता है वो होता है डिलीवरी के टाइम का। कब का? डिलीवरी के टाइम का। और उस चीज़ को बचाने के लिए हम जो HIV पॉजिटिव मदर होती हैं उनमें कभी भी नॉर्मल डिलीवरी नहीं करवाते, क्योंकि उसी टाइम पर बच्चे को भी HIV होने का रिस्क है जो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इसीलिए माँ को यदि HIV पॉजिटिव है तो बच्चे की हम जो डिलीवरी होगी वो कैसे करवाएंगे? LSCS के थ्रू और सिजेरियन सेक्शन के थ्रू। बाकी USG हो सकता है, सिजेरियन सेक्शन हो सकता है, ब्लड कल्चर टेस्ट करवाए जा सकते हैं, लेकिन नॉर्मल डिलीवरी अवॉइड करवाई जाएगी। नेक्स्ट वन इज द सर्जिकल रिमूवल ऑफ बास डिफरेंट इज नोन एज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर।
सर्जरी के थ्रू वास डिफरेंट को रिमूव कर दिया जाता है, तो कौन से प्रोसीजर में किया जाता है? सेप्टेक्टोमी, हिस्टेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी या फिर वैसेक्टोमी में? तो ये जो प्रोसीजर है, हिस्टेक्टोमी में तो पूरे यूट्रस को ही रिमूव कर दिया जाता है। ट्यूबेक्टोमी में क्या किया जाता है, जो फीमेल में होने वाला स्टरलाइजेशन की प्रोसेस है वो किया जाएगा, जिसमें फेलोपियन ट्यूब है जो यहाँ पे कट करके बांध दी जाएगी। वैसेक्टोमी में वास डिफरेंट को रिमूव किया जाएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? वैसेक्टोमी। इंडिया में पूछे कि सबसे ज़्यादा जो फीमेल स्टरलाइजेशन की प्रोसेस होती है, कॉमन स्टरलाइजेशन प्रोसेस होती है, वो क्या होती है? ट्यूबेक्टोमी। फीमेल में है जो सबसे ज़्यादा अपना फीमेल फैमिली प्लानिंग के लिए जो सबसे ज़्यादा इनिशिएटिव अपनाया जाता है इंडिया में परमानेंट फैमिली प्लानिंग के लिए, तो वो क्या होता है? ट्यूबेक्टोमी। नेक्स्ट है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ आशा? इनमें से कौन सा है जो रिप्रेजेंट करेगा कि जो आशा वर्कर है वो अच्छे से काम कर रही हैं? इंक्रीज टोटल फर्टिलिटी रेट, डिक्रीज इन मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, इंक्रीज द मॉर्बिडिटी रेट या फिर डिक्रीज इन प्रिवलेंस ऑफ डिसीज? तो यहाँ पर आशा वर्कर की परफॉर्मेंस के लिए क्या है जो बेटर तरीके से रिप्रेजेंट करेगा? फर्स्ट है यहाँ पर इंक्रीज टोटल फर्टिलिटी रेट। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इवन जो आशा वर्कर हैं वो क्या करें? फैमिली प्लानिंग के बारे में बताएं घर जा जाकर, जिससे क्या हो? फर्टिलिटी रेट को कम किया जा सके। डिक्रीज इन मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट को कम किया जा सकता है यदि आशा वर्कर, जितनी भी आशा वर्कर हैं या फिर विलेज हेल्थ गाइड हैं या फिर MLHP हैं, क्या करें? इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को बढ़ावा दें, पूरा टाइम टू टाइम चेकअप के लिए इनिशिएट करें, तो ये क्या कर सकती हैं? मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट को कम कर सकती हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा डिक्रीज इन मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट। ना तो ये मॉर्बिडिटी को बढ़ाने का काम करेंगी, ना ही प्रेवलेंस ऑफ डिसीज को कम करने का काम करेंगी, लेकिन इनके जो काम करने से पता चलेगा वो क्या होगा? मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट का कम होना। What is the best exercise the nurse should educate a patient with सिस्टोसील? यदि किसी पेशेंट को क्या है? सिस्टोसील है। क्या है? सिस्टोसील है, तो नर्स है जो कौन सी एक्सरसाइज करने के लिए पेशेंट को कहेगी? ऑप्शन में है एब्डोमेन एक्सरसाइज, कीगल्स एक्सरसाइज, लेग एक्सरसाइज या फिर डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज। तो सिस्टोसील में क्या होगा? जो ब्लैडर है वेजाइना में वल्ज हो जाएगा। क्या होगा? ब्लैडर वल्ज इनटू द वेजाइना। तो जब ब्लैडर वेजाइना में वल्ज हो जाएगा तो यहाँ पर जो एक्सरसाइज के लिए कोई भी नर्स या फिर एजुकेटर क्या कहेगा? कीगल एक्सरसाइज के लिए, जिससे जो पेल्विक फ्लोर मसल्स हो क्या हो? स्ट्रॉन्ग हो। तो यहाँ पर आपके लिए कौन सी एक्सरसाइज करने के लिए कहा जाएगा? कीगल्स एक्सरसाइज। पोस्ट प्रेगनेंसी के लिए भी पेल्विक फ्लोर मसल्स को मजबूत बनाने के लिए जो एक्सरसाइज बताई जाती है वो कौन सी होती है? कीगल एक्सरसाइज। एग्जाम में कीगल्स एक्सरसाइज आती है तो आपको इसके लिए याद रखना है। और ये क्यों की जाती है? पेल्विक फ्लोर मसल्स की स्ट्रेंथन और उनको मजबूत बनाने के लिए। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट इन अ न्यूबॉर्न? तो न्यूबॉर्न बेबी की नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट कितनी होती है? 30 से 40 पर मिनट, 20 से 25 पर मिनट, 15 से 25 पर मिनट या फिर 10 से 20 पर मिनट। तो नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट होती है एक न्यूबॉर्न बेबी की, वो कितनी होती है? 30 से 40 पर मिनट। यहाँ पर ये देखिए क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द एज। न्यूबॉर्न में 30 to 60 होगा, लेकिन यदि ऑप्शन में आपको नहीं है तो आप 30 से 40 पर मिनट पर मार्क कर सकते हैं। जैसे जैसे बच्चा बढ़ते जाएगा वैसे वैसे उसकी रेस्पिरेटरी रेट भी कम होते जाती है। 6 से 12 साल में 16 से 20, फिर जब 12 साल से ज़्यादा की एज हो जाती है तो 16 है जो यहाँ पर आ जाएगा, 16 ब्रीथ पर मिनट। नेक्स्ट वन इज एन इन्फेंट कैन होल्ड द हेड इरेक्ट फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड एट विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ? तो बच्चे अपना हेड इरेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब कि अच्छे से कुछ उनको देखना हो तो वो उस तरफ प्रॉपरली है जो देख सकते हैं अपना सिर घुमा के उस साइड, तो वो क्या कहलाएगा? इरेक्ट करना, उठाना जिसको हम कहेंगे। तो किस एज में करने लगेंगे? 2 मंथ, 3 मंथ, 1 मंथ या फिर 1.5 मंथ। तो बच्चे अपना हेड इरेक्ट करने लगते हैं 3 महीने में। यदि लोकल लैंग्वेज में कहें MP और UP साइड की तो सिर को सदाना कहते हैं। इसको क्या कहेंगे? सिर को अच्छे तरीके से अपना पूरे में घुमा घुमा के देखने को क्या कहते हैं? हेड इरेक्शन। और बच्चों में देखने को मिलेगा 3 मंथ की एज में।
नेक्स्ट वन इज इन इन्फेंट द मोरो रिफ्लेक्स परसिस्ट टिल हाउ मैनी मंथ। तो मोरो रिफ्लेक्स बच्चों में किस एज तक है जो देखने को मिलेगा? 6 मंथ, 5 मंथ, 3 मंथ या फिर 9 मंथ। तो मोरो रिफ्लेक्स देखने को मिलता है कब तक, किस एज तक? तो ये देखने को मिलेगा 3 मंथ की एज तक। कितने तक? 3 मंथ की एज तक है जो देखने को मिलेगा क्या? मोरो रिफ्लेक्स। नेक्स्ट है यहाँ पर Who was the first woman to have a great influence on nursing in India? एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि नर्सिंग के क्षेत्र में सबसे पहली जो वुमेन थी जिसने ग्रेट एज एन इन्फ्लुएंसर के तौर पर आई, वो कौन थी? ऑप्शन में है यहाँ पर मदर टेरेसा, इंदिरा गांधी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? तो जो फर्स्ट वुमेन थी जिन्होंने नर्सिंग के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया वो क्या थी? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। क्या थी? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। अब फ्लोरेंस नाइटिंगेल के थ्रू लिखी हुई आपको बुक्स याद रखना है। जो एग्जाम में मैंने एक बुक आती है वो होती है नोट्स ऑन नर्सिंग। ये किसने लिखी है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। क्योंकि जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने बुक्स लिखी हैं ये आपको हर एक एग्जाम में आ सकती हैं, इसीलिए आपको इनका नाम है जो याद रखना है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जो डेट ऑफ बर्थ है 12th में, तो इसी दिन हम नर्सेस डे मनाते हैं। तो यहाँ पर आपको इनका नाम, इनकी डेथ कब हुई थी और इन्होंने कब कौन सी बुक है जो एज अ ऑथर या फिर एज अ लिखने के तौर पर इन्होंने अपनी लॉन्च की थी। तो नोट्स ऑन नर्सिंग है जो सबसे फेमस बुक है इनकी, वो आपको एग्जाम में आती है। नेक्स्ट वन इज Which of the following category of nurse provide services on the reproductive child health program? कौन सी सर्विसेज हैं, कौन सी कैटेगरी की नर्सेस हैं जो चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम के बारे में आपको बताएंगी? इंडस्ट्रियल, टीचिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्स या फिर ऑक्यूपेशनल हेल्थ नर्स। तो किस कैटेगरी की नर्स ये सब चीज़ें बताएगी रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम के बारे में? तो वो होगी आपकी कम्युनिटी हेल्थ नर्स। कौन सी? कम्युनिटी हेल्थ नर्स। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीडोट फॉर पैरासीटामोल पॉइजनिंग? तो किसी ने यदि बहुत ज़्यादा पैरासीटामोल खा लिया, डोलो की पूरा पत्ता खा गए पूरा या फिर क्रोसिन पूरी खा गए, तो आपको उसके एंटीडोट के तौर पर क्या देंगे जिससे उसके इफेक्ट को कम किया जा सके? एन एसिटाइल सिस्टीन, एन एसिटाइल ग्लूटामेट, एन एसिटाइल सल्फेट या फिर एन मिथाइल सिस्टीन। तो पैरासीटामोल पॉइजनिंग के लिए जो एज एन एंटीडोट दिया जाएगा वो होगा एन एसिटाइल सिस्टीन। यदि किसी ने बहुत ज़्यादा पैरासीटामोल खा ली है तो एन एसिटाइल सिस्टीन देकर उसको ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द फर्स्ट स्टेट लेवल नर्सिंग काउंसिल वाज एस्टैब्लिश्ड इन। पहला स्टेट लेवल नर्सिंग काउंसिल कब, किस स्टेट में एस्टैब्लिश किया गया था? दिल्ली में, तमिलनाडु में, केरल में या फिर मिजोरम में? तो फर्स्ट इंडिया की बात हो रही है यहाँ पर। तो फर्स्ट स्टेट लेवल का नर्सिंग काउंसलिंग की स्थापना हुई थी तमिलनाडु में। कहाँ पर? तमिलनाडु में। क्वेश्चन आई थिंक एम्स में आया हुआ है। नेक्स्ट है यहाँ पर असेप्सिस इज अ मेथड यूज्ड इन हॉस्पिटल फॉर। तो असेप्सिस एक मेथड है हॉस्पिटल में अपनाई जाती है किसके लिए? ट्रीटमेंट ऑफ अल्सर, इन्फेक्शन कंट्रोल एंड स्टरलाइजेशन, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट या फिर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तो असेप्सिस मेथड है जो कि हॉस्पिटल में अपनाई जाती है। यहाँ पर किसके लिए अपनाई जाती है? इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए और स्टरलाइजेशन के लिए। सेप्सिस असेप्सिस हमने दोनों चीज़ें पढ़ी हैं, तो सेम वही है। असेप्सिस क्यों अपनाई जाती है? इन्फेक्शन को कंट्रोल करने और स्टरलाइजेशन के लिए। नेक्स्ट वन इज द हॉस्पिटल वेस्ट आर डिस्पोज्ड ऑफ बाय अ मेथड कॉल्ड। तो हॉस्पिटल का जो वेस्ट है किस मेथड से डिस्पोज किया जाता है? इंसिनरेशन से, ऑटोक्लेविंग से, सिंपल बर्निंग से या फिर नन ऑफ द अबव से? तो हॉस्पिटल का जो वेस्ट है उसको किस मेथड से हम क्या कर सकते हैं? डिस्पोज करना है सीधा यहाँ पर। तो वो इंसिनरेशन, जिसको एक तरीके से हम क्या कह सकते हैं? इंसिनरेशन किसमें मेथड अपनाई जाती है? इतने भी एनाटॉमिकल वेस्ट होते हैं उनके लिए। और यहाँ पर डिस्पोज करने की बात हो रही है, ना कि स्टरलाइज की। स्टरलाइज की कहते हैं तो ऑटोक्लेव कहते हैं हम, लेकिन डिस्पोज करने की बात हो रही है तो वो क्या? इंसिनरेशन। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द मेडिकल केस हिस्ट्री। यदि आप किसी पर्सन का क्या ले रहे हैं? एक प्रॉपर तरीके से उसकी हिस्ट्री कलेक्ट कर रहे हैं, तो कौन सा जो कंपोनेंट है यहाँ पर जरूरी नहीं है? हैबिट्स ऑफ द पेशेंट,
पेशेंट की क्या क्या आदतें हैं, हॉबीज़ ऑफ द पेशेंट, पेशेंट को क्या क्या पसंद है, पास्ट हिस्ट्री, उसको प्रीवियस कोई एलर्जी, कोई सर्जरी या फिर कोई मेडिकेशन तो कंटिन्यू नहीं है, ड्रग हिस्ट्री, एट प्रेजेंट कोई मेडिसिन तो नहीं ले रहा है, डायबिटीज़ की मेडिसिन तो नहीं ले रहा है, फिर थायराइड की मेडिसिन। तो यहाँ पर आप मेडिकल हिस्ट्री में क्या क्या कलेक्ट करेंगे, उसकी प्रीवियस हिस्ट्री, ड्रग हिस्ट्री, हॉबीज़ क्या है पेशेंट की, वो सब। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा कि हमें पेशेंट की हैबिट पता होना चाहिए, उसकी पास्ट हिस्ट्री पता होना चाहिए, ड्रग हिस्ट्री पता होना चाहिए, फैमिली हिस्ट्री पता होना चाहिए, लेकिन पेशेंट को क्या हॉबीज़ हैं, क्या शौक़ हैं, वो आपको पता होने की ज़रूरत नहीं है मेडिकल केस में स्पेशली। यदि हाँ यही साइकेट्रिक केस में हिस्ट्री आपको कलेक्ट करने की बात होती तब आप क्या कहते हैं साइकेट्रिक केस में, साइकेट्रिक में आपका आंसर होता है यहाँ पर कि पेशेंट की हैबिट्स, लेकिन साइकेट्रिक में आपको हॉबीज़ पता होना चाहिए लेकिन मेडिकल केस में नहीं। नेक्स्ट वन इज इन द हॉस्पिटल ब्लड स्पिल्स आर क्लीन्ड बाय यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन। तो हॉस्पिटल में ब्लड गिर गया है फर्श पर कहीं पर भी, तो आप उसको कैसे क्लीन करेंगे, पोटेशियम नाइट्रेट से, सोडियम हाइपोक्लोराइड, डेटॉल से या फिर सोडियम क्लोराइड से। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीआईपी क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ब्लड स्प्लेज यदि पूछते हैं तो किससे हम क्लीन करेंगे, तो हम करेंगे सोडियम हाइपोक्लोराइड से। नेक्स्ट वन इज द फ्यूमिगेशन ऑफ सर्जिकल वार्ड्स आर यूजुअली डन बाय यूजिंग। तो फ्यूमिगेशन मेथड अपनाई जाती है जो एक मशीन आती है उसके थ्रू। तो यहाँ पर कौन सी गैस उसमें यूज़ की जाती है, डेटॉल, सोडियम हाइपोक्लोराइड, एथिलीन गैस या फिर फॉर्मेल्डिहाइड। तो जो गैस यूज़ करते हैं हम वार्ड को, सर्जिकल वार्ड को, ओटी में ऑपरेशन होने के पहले अर्ली मॉर्निंग क्या कर दिया जाता है, फ्यूमिगेशन किया जाता है। किससे, कौन सी गैस से करते हैं, फिर करते हैं फॉर्मेल्डिहाइड से। नेक्स्ट इज द प्रोसेस विच डीएक्टिवेट्स द माइक्रोब्स बट डज नॉट किल देम इन नोन एज। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, ऐसी प्रोसेस बताना है आपको जिसमें माइक्रोब्स को हम मार सकते हैं लेकिन उनके जो स्पोर है उनको हम नहीं मार सकते। यहाँ पर डीएक्टिवेट करना है सॉरी माइक्रोब्स को कि वो और ज़्यादा ना फैलें, लेकिन उनको मार नहीं सकते। क्या कहलाएगा, स्टरलाइजेशन, सैनिटाइजेशन, डिसइंफेक्शन या फिर ऑटोक्लेविंग। तो माइक्रोब्स को ओनली डीएक्टिवेट करने का काम कर रहे हैं तो वो डिसइंफेक्शन, यदि मारना और साथ में उनके स्पोर को मारने का काम करते हैं हम तो वो कहलाता है ऑटोक्लेविंग। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग गैस एक्ट एज एन इफेक्टिव डिसइंफेक्टेंट। तो कौन सी गैस है जो एक डिसइंफेक्टेंट का काम भी करेगी, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन या फिर सल्फर। तो ये सबको पता है कौन सी गैस होगी, वो होगी क्लोरीन। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज्ड इन स्टरलाइजेशन ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट। तो मेडिकल इक्विपमेंट को स्टरलाइज करने के लिए कौन सी गैस है जो यूज़ की जाएगी। ऑप्शन में मिथिलीन ऑक्साइड, मिथेन गैस, इथेन गैस या फिर एथिलीन ऑक्साइड गैस। मेडिकल इक्विपमेंट को गैस के थ्रू यदि हम स्टरलाइज करना है तो वो इथिलीन ऑक्साइड गैस, क्या है, इथिलीन ऑक्साइड गैस। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एपिडेमिक डिसीज। तो इनमें से एपिडेमिक डिसीज कौन सी है, ग्वाइटर, कोलेरा, अस्थमा या फिर सीओपीडी। तो इनमें से जो एपिडेमिक डिसीज है वो कौन सी है, तो वो है यहाँ पर कोलेरा। कौन सी है, कोलेरा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है द मोड ऑफ ट्रांसमिशन विच हैज हाईएस्ट चांस ऑफ इन्फेक्टिंग द HIV टू द पेशेंट। यदि किसी पर्सन में HIV है, क्या है, HIV है, तो यदि किसी दूसरे पर्सन में यदि HIV ट्रांसमिट होता है तो जो हाईएस्ट मोड क्या होगा, हो सबसे सकता है लेकिन हाईएस्ट क्या होगा। ऑप्शन में सलाइवा, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, शेयरिंग ऑफ नीडल्स या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो सबसे फास्ट तरीके से और हाईएस्ट चांस होंगे HIV पेशेंट का किसी दूसरे में अपना इन्फेक्शन फैलाने के, होगा ब्लड ट्रांसफ्यूजन। इस सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से भी होगा, निडल से भी होगा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी होगा। सलाइवा से होने के चांस थोड़े कम होते हैं लेकिन हो सकता है। तो यहाँ पर जो हाईएस्ट चांस होंगे वो होंगे ब्लड ट्रांसफ्यूजन से। और यदि प्रोफाइलैक्सिस ट्रीटमेंट पूछें कि यदि किसी को निडल प्रिक इंजरी हो गई है HIV में, हेपेटाइटिस B में, तो कैसे ट्रीट, प्रोफाइलैक्सिस ट्रीटमेंट है कब लेना है, विद इन 72 आवर के। नेक्स्ट है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीनेशन इज रूटीनली गिवन टू द नर्सिंग एंड अदर मेडिकल प्रोफेशनल बिफोर दे एंटर द हॉस्पिटल प्रैक्टिस। तो जब आप एज अ नर्स, एज अ CHO और एज अ डॉक्टर के तौर पर आप हॉस्पिटल में अपनी जॉब के लिए जाते हैं तो कौन सा वैक्सीनेशन कंपलसरी रखा जाता है।
पोलियो, डीपीटी, HIV या फिर हेपेटाइटिस बी। तो जो यहाँ पर कंपलसरी रखा जाता है, अलग अलग हॉस्पिटल की पॉलिसी पर भी ये डिपेंड करता है, लेकिन कौन सा वैक्सीन लगा रहना चाहिए रूटीनली, तो वो है हेपेटाइटिस बी। एक क्वेश्चन आपके लिए, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। क्वेश्चन है द एपेक्स बीट कैन बी बेस्ट हियर्ड। तो अपेक्स बीट हम हार्ट के यहाँ पर सुनते हैं, चेस्ट के यहाँ पर। तो अब आपको बताना है कि किस स्पेस में सुनेंगे आप, 3rd इंट्राकॉस्टल स्पेस में, 5th इंट्राकॉस्टल स्पेस, 7th इंट्राकॉस्टल स्पेस या फिर सेंटर ऑफ द स्टर्नम। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें इसका आंसर आपको दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय, गुड नाइट।